हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एंटायर फंक्शन या एंटायर फंक्शन को हम इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके बेस पे एक थ्योरम है लीवालिस थ्योरम, जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और अगर आप हायर मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करते हैं तो जरूर आपका इसका यूज करने वाले हैं। कम्प्लेक्स जहां भी कम्प्लेक्स क्लासेस होगा वहां एंटायर फंक्शन और लीवालिस थ्योरम तो आना ही आना है। तो आइए चलते अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, एंटायर फंक्शन, इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं। क्या होता है एंटायर फंक्शन? एंटायर फंक्शन क्या होता है? एंटायर फंक्शन पूरे होल जेड पे, पूरे जेड प्लेन पे वो एनालिटिक हो। क्या हो? पूरे मतलब फाइनाइट जेड प्लेन पे क्या हो? वो एनालिटिक, मतलब उसकी सिंगुलरिटी जो है वो जेड बराबर इंफिनिटी हो। समझ में आया नहीं? मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो एंटायर फंक्शन होते हैं। मतलब पूरे होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर कोई फंक्शन वो एनालिटिक है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं एंटायर फंक्शन। क्या बोलते हैं? एंटायर फंक्शन। कहने का मतलब ये है ई के पावर अगर हम जेड ले हैं, ये हर पॉइंट पे क्या है? ये जेड के हर वैल्यू पे एनालिटिक है। बस एक वैल्यू पे जेड बराबर अगर इन्फिनिटी आप लेते हैं तभी इसको प्रॉब्लम है, बाकी इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? साइन जेड हो गया, कॉस जेड हो गया, कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं आप, जेड इक्वल टू लेते हैं जेड स्क्वायर प्लस 2 ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? ये पूरे जेड प्लेन पे क्या है? ये एनालिटिक है। तो बस इसकी सिंगुलरिटी, कोई फंक्शन है एफजेड है, उसकी सिंगुलरिटी बस केवल जेड बराबर इन्फिनिटी हो रही है तभी वो क्या है? एंटायर फंक्शन होगा। और हर पॉइंट पे क्या वो एनालिटिक हो रहा है तो हम कहेंगे वो एंटायर फंक्शन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। आइए देखते हैं, डिफिनेशन देखते हैं। अ कॉम्प्लेक्स प्लेन एफजेड सेड टू बी एंटायर इफ इट इज एनालिटिक इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी पूरे सी पे उससे कहीं कोई दिक्कत ना हो तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंटायर फंक्शन बोलते हैं। एग्जांपल पे लिया गया है ऑल पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जितने होते हैं वो एंटायर फंक्शन होते हैं क्योंकि ये पूरे जेड प्लेन पे एनालिटिक होते हैं। सेकेंड एग्जांपल साइन जेड हो गया, चाहे कोस जेड हो गया, ई के पावर जेड हो गया। ठीक है, ये क्या है? पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन, पूरे जेड प्लेन में क्या है? ये एनालिटिक होते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब उसे कहीं कोई दिक्कत ना हो, बस केवल उसकी सिंगुलरिटी जो है वो जेड बराबर इंफिनिटी हो, बाकी किसी पॉइंट पे वो फेल ना। मैं आपको एक एंटायर ना होने का फंक्शन देता हूं। जैसे कहने का मतलब है एफजेड इक्वल टू, अगर हम ले लेते हैं 1/z लेते हैं। 1/z देखिए, क्या ये एंटायर फंक्शन है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी सिंगुलरिटी क्या है? 0 है। ये फंक्शन कहां फेल करेगा? ये फंक्शन फेल करेगा जेड बराबर 0 पे। तो ये एक एंटायर फंक्शन नहीं है। अगर इसकी सिंगुलरिटी जेड बराबर इंफिनिटी होती तो एंटायर फंक्शन होता, लेकिन इसको फाइनाइट पॉइंट पे ही क्या है? प्रॉब्लम है। पूरे जेड प्लेन पे छोड़िए, सिर्फ एक पॉइंट पे क्या है? ये एनालिटिक नहीं है, तो क्या है? ये एंटायर फंक्शन नहीं है। कहने का मतलब है कि जब भी जेड बराबर 0 लेंगे आप तो 1/0 इंफिनिटी आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो इस तरह से देखिए, कुछ नोट में देखिए, द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर एंटायर फंक्शन आर आल्सो एंटायर फंक्शन। दो एंटायर फंक्शन है, इनको ऐड करिए और प्रोडक्ट करिए, हाँ वो क्या होगा? एंटायर फंक्शन होगा। एक चीज और आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि एंटायर मीन्स हैव ओनली सिंगुलरिटी, इनफाइनाइट सिंगुलरिटी। अगर कोई फंक्शन एंटायर फंक्शन है तो उसकी जो सिंगुलरिटी होगी वो क्या होगी? जेड इक्वल टू इंफिनिटी क्या होगी? उसकी सिंगुलरिटी होगी। तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप नेक्स्ट जो आपको हम बताने वाले हैं लीवालिस थ्योरम, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं लीवालिस थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसको हम प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं लीवालिस थ्योरम जो है वो क्या कहता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, देखते हैं लीवालिस थ्योरम देखते हैं। आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा भी गया होगा, जरूर मैच कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं लीवालिस थ्योरम क्या पूछा जाता है, कि स्टेटमेंट क्या है। देखिए लीवालिस थ्योरम क्या कहता है? अगर कोई फंक्शन एफजेड
वो एंटायर है एंड बाउंडेड है, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। एक बार सुनिए, कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन एफजेड है, अगर वो एंटायर का मतलब वो होल कॉम्प्लेक्स पे क्या हो, एनालिटिक हो, समझ में आ रहा है, होल कॉम्प्लेक्स पे एनालिटिक हो एंड बाउंडेड भी हो, तब हम उस फंक्शन को बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो कांस्टेंट है। और यही लिबरेज थ्योरम आपका कहता है, यही स्टेटमेंट है। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट, देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। आपसे हो सकता है स्टेट एंड प्रूफ लिबरेज थ्योरम करके पूछा जाए, या सिंपल आपको ये थ्योरम करके दे दिया जाए, स्टेट एंड प्रूफ दे दिया जाए, ये पूछा सकता है। इफ एफजेड बी एन इंटीग्रल फंक्शन, इंटीग्रल फंक्शन का मतलब एंटायर फंक्शन, satisfy the inequality fz less than equal to कैपिटल M। अब देखिए ये क्या है, ये बाउंडेड की कंडीशन क्या है, fz क्या है, बाउंडेड है, ठीक है, यानी fz इंटायर है और बाउंडेड है फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ z की फाइनाइट वैल्यू के लिए, देन fz इज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको R में आप इसी थ्योरम को आप एक और स्टेटमेंट से देख सकते हैं, क्या, इफ एन इंटायर फंक्शन इज बाउंडेड फॉर आर वैल्यू ऑफ जेड देन इट इज कांस्टेंट। मतलब कोई इंटायर फंक्शन है, वो बाउंडेड हो रहा है जेड के सभी वैल्यू के लिए, तो हम कहेंगे वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट है। तो यही आपका लिबरेज थ्योरम कहता है। चलिए हम इसका हम प्रूफ देखते हैं। आइए देखते हैं लिबरेज थ्योरम को कैसे हम प्रूफ करेंगे। बेसिकली हम प्रूफ क्या करने वाले हैं, कोई एक जेड प्लेन पे हम क्या लेंगे, सर्किल लेंगे, एक क्लोज कंटूर, एक सर्किल ले लेते हैं जिसका सेंटर क्या है, 0 है, और इसमें 2 पॉइंट हम लेंगे, ए और बी लेंगे। इस क्लोज जो कंटूर आपका सी है, यानी क्लोज आपका सर्किल है, इसमें 2 पॉइंट लेंगे, ए और बी लेंगे, और काची थ्योरम का यूज करके अगर हम इस दोनों पॉइंट को इक्वल दिखा दे, मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी दिखा दे, तो हम कह देंगे कि ये जो फंक्शन है, मतलब हर वैल्यू के लिए, ए बी के हर वैल्यू के लिए, ये जो पॉइंट हमें दो कहीं भी पॉइंट लिया हुआ है, इन दोनों को अगर इक्वल दिखा दे तो हम कह देंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। आइए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम लिबरेज थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे। देखिए क्या बोला गया, प्रूफ में क्या करना है, लेट स्मॉल a एंड स्मॉल b आर्बिट्री डिस्टिंक्ट पॉइंट इन जेड प्लेन। चलिए हमने यहाँ पर जेड प्लेन बना लिया, जिसका सर्किल क्या है, ये है। इस सर्किल आपका c है, सेंटर क्या है, 0 है, और उसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है। जेड प्लेन एंड सी बी अ लार्ज सर्किल विथ सेंटर 0। हमने सेंटर 0 का एक सर्किल ले लिया, ठीक है, एंड रेडियस R such that C enclose A and B। तो एक हमने क्या कर दिया, एक 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिया, एक ले लिया A और दूसरा यहां पर ले लिया B, ठीक है। तो हमें दिखाना क्या है, काची इंटीग्रल फार्मूला से अगर हम ये दिखा दें कि जो एफ ए और एफ बी है वो दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन एफ जेड है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो सिंपल है, अगर मान लीजिए हमारा एफ जेड इक्वल टू 2 है, क्या है, एफ जेड इक्वल टू 2 है, कोई फंक्शन हमारे पास है एफ जेड इक्वल टू 2 है, तो आप उसमें ए रखें, चाहे बी रखें, चाहे 3 रखें, चाहे कुछ भी रखेंगे, वो फंक्शन कभी चेंज नहीं होगा, वो 2 का 2 ही रहेगा। इसका मतलब फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम काची इंटीग्रल फार्मूला के हेल्प से इस जो भी डिस्टिंक्ट पॉइंट हमने सर्किल के अंदर लिया हुआ है, इसकी जो वैल्यू है एफ ए और एफ बी की वैल्यू इक्वल दिखा दे, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन है क्या है, कांस्टेंट है। आइए देखते हैं। तो हमने जनरल सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे। तो सर्किल इक्वेशन बहुत बेसिक है, इक्वेशन आप सी और सर्किल है, कोई लार्ज सर्किल है, तो इक्वेशन हो जाएगा जिसका सेंटर क्या है 0, तो मार जेड इक्वल टू आर, सो डेट ये बहुत बेसिक है, आपको पता है जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ई के पावर आई थीटा। डीजेड अगर निकालते हैं तो डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ पर आई आगे आ जाएगा, आर ई के पावर आई थीटा डी थीटा हो जाएगा। मॉडुलस लेंगे तो जेड मार जेड इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल आर इंटू डी थीटा। आर इस सर्किल का आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ हमको मेंशन क्या है,
since fz is bounded for all value of z, for each value of z, therefore fz is constant mod fz less than equal to m for all z। कहने का मतलब fz बाउंडेड है, हमको मेंशन है ना, क्या कहता है थ्योरम कि fz क्या हो, इंटायर फंक्शन हो और बाउंडेड हो, देन कांस्टेंट हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया था, यहाँ पर दिया ही है, ये fz क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर काची इंटीग्रल फॉर्मूला कि हम क्या होता है हमारा, बाय काची इंटीग्रल फॉर्मूला fz इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल fz z माइनस a dz अराउंड द क्लोज कर्व c। अब यहां से हम fa और fb की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, कहां रखेंगे, z बराबर रख देंगे, fa और fb की वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर जब भी आप चेंज करोगे यहाँ पर तो ये b हो जाएगा, अगर यहाँ पर a होगा तो यहाँ पर z माइनस a हो जाएगा। यहां तक आप नोट डाउन करिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये देखते हैं नेक्स्ट, इसमें आगे देखते हैं, आपने fa और fb की वैल्यू निकाल चुके हैं प्रीवियस में, उनको माइनस करिए, fa माइनस fb, तो 1/2 पाई कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रल क्लोज कर टू c 1/z माइनस a माइनस 1/z माइनस b fz dz। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई आप लोग करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो a माइनस b कॉमन बनेगा 2 पाई आयटा इंटीग्रल क्लोज कर टू c fz, ये आपका fz z माइनस a इंटू z माइनस b dz। ठीक है, अब यहां से आप मॉडुलस, यहाँ पर बोथ साइड मॉडुलस ले लें, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको पता ही है, हम लोग करते चले आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, तो ये लेस देन इक्वल टू इसका मॉड हो जाएगा, इसका मॉड जो हम लेंगे तो आयटा का मॉड ये 2 पाई आयटा 2 पाई हो जाएगा, आयटा का मॉड 1 हो जाएगा, इसका भी मॉडुलस लेना पड़ेगा। z माइनस a को अगर मॉड z माइनस a होता है तो उसकी लेस देन इक्वल टू मॉड z माइनस मॉड a होता है, सेम वही यहाँ मॉडुलस लगा देंगे, ये dz मॉड में हो जाएगा। अब आपको पता है fz बाउंडेड है, लेस देन इक्वल टू m है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल M हो जाएगी, तो हमने m लिख दिया। dz की वैल्यू क्या होती है, मॉड dz की वैल्यू स्टार्टिंग में निकाला है 2 पाई r हो जाएगा, ये मॉड a माइनस b हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी आपकी, इसकी वैल्यू मॉड z की वैल्यू वो क्या है, ये सेंटर है 0, मॉड z किसके इक्वल था, r के इक्वल था, तो यहाँ r रख दीजिए, ये 2 पाई आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक स्टेप मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, इसमें आप r कॉमन लीजिए, इसमें आप r कॉमन लीजिए, तो ऊपर जो आपको न्यूमरेटर में r दिख रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक r आएगा। तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये 0 पे कब टेंड करेगा, जब हम r टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, तो क्या होगा, r टेंड्स टू इंफिनिटी पर जाएगा तभी ये फंक्शन क्या होगा, 0 पे टेंड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मॉडुलस में आपको दिख रहा है मॉड fa माइनस fb वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि fa इक्वल टू fb हो जाएगा, यानी a और b के सभी वैल्यू के लिए क्या है, fz क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कुछ भी रखिए fz में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो क्या है, fa और fb क्या है, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, fz इज कांस्टेंट, और यही हमारा लेबनिज़ थ्योरम था। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं, प्रीवियस में हमने एक काची इनक्वालिटी किया था, क्या किया था, काची इनक्वालिटी एक किया था, उसमें आपको जो काची इनक्वालिटी अगर आप उसमें n बराबर 1 लेते हैं, आपके बुक में भी मिल जाएगा। इसका एक और प्रूफ है, ठीक है, ये तो रहा आपका काची इंटीग्रल फॉर्मूला से लेबनिज़ थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं, बात समझ में आ रहा है। एक और इसका प्रूफ है, वो है काची इनक्वालिटी से आप कैसे प्रूफ करेंगे। जब जो काची इनक्वालिटी आपका है उसमें n बराबर 1 लेंगे तो m बाई कुछ करके आएगा, m बाई r आएगा। r कब जाएगा, मतलब वो तो राइट साइड में कब 0 पर टेंड कब करेगा, जब r टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, यानी f डैश a 0 हो रहा है, एक बार डेरिवेटिव करने पर 0 हो रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो fz इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और यही हमारा लेबनिज़ थ्योरम कहता है, अगर कोई फंक्शन fz वो इंटायर फंक्शन है, बाउंडेड है, तो कांस्टेंट होगा। तो एक सेकेंड प्रूफ इसका काची इनक्वालिटी से है, उस इनक्वालिटी में बस आप n बराबर 1 रख दीजिए, राइट साइड में तो उसको 0 पे टेंड करना है, r टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे तो 0 पे जाएगा। इसका मतलब f है, एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f इक्वल टू
कोई एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी आएगा, इसका मतलब क्या है, v इक्वल टू कांस्टेंट है। तो वो प्रूफ मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा, बहुत इजी है, बस आपको काची इनक्वालिटी में n इक्वल टू 1 रख के प्रूफ आप इजीली कर सकते हैं। तो एक्चुअल में आपका ओरिजिनल जो प्रूफ है काची इंटीग्रल फार्मूला से लीबनिज़ थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं, यही आपका ओरिजिनल प्रूफ है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपना जो भी आपका सजेशन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में करें। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।